नमस्कार, मैं आनंद जैन, विभागाध्यक्ष विद्युत अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। और आज हमारे फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल के एक विषय EE 303 इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में नई वीडियो में पढ़ते हैं सर्विस कनेक्शन और सर्विस केबल के बारे में। हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और उसमें लगने वाले आइसोलेटर और MCBs के बारे में, और बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी घर की वायरिंग में सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं और इंटरनल वायरिंग किस प्रकार होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक एनर्जी का कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के नेटवर्क से मिलता है। अगर उसका कनेक्टेड लोड भार कम है तो वो दो तारों की मदद से, जिन्हें हम फेज़ और न्यूट्रल कहते हैं, सिंगल फेज़ का कनेक्शन लेता है। और अगर उसका भार ज़्यादा हो तो वो पावर अथॉरिटी के जो 4 तार हैं, 3 लाइनों के, 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल की मदद से इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेता है। जो उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मदद से वो ओवरहेड नेक्ड वायर से ले सकता है या फिर वो इंसुलेटेड केबल से ले सकता है। हमारे कॉपर या एल्युमिनियम के कंडक्टर पे PVC इंसुलेशन के साथ जो केबल्स बनती है उसकी मदद से हम कनेक्शन ऊपर ओवरहेड तरीके से भी ले सकते हैं, और केबल के ऊपर अगर अपन आर्मरिंग कर दें तो हम एक अंडरग्राउंड कनेक्शन उसके घर पे ले सकते हैं। अगर उसका सिंगल फेज कनेक्शन है तो वो जो केबल यूज़ करेगा वो 2 कोर होगी, और अगर उसका कनेक्शन 3 फेज है तो वो 4 कोर केबल लेगा। लेकिन अगर केबल का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसका कनेक्टेड लोड काफ़ी बड़ा है तो 35 स्क्वायर mm से अधिक बड़ी साइज़ की 3 फेज़ की जो केबल होती है उसमें हम 4 कोर के बजाय 3.5 कोर केबल यूज़ करते हैं। ये जो केबल में जो कंडक्टर का आकार है वो निर्भर करेगा कि कंज्यूमर के घर पे कनेक्टेड लोड कितना है या वो परिपथ से धारा कितनी लेता है। अगर किसी कंज्यूमर ने सिंगल फेज पे कनेक्शन लिया है और उसका कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट है तो उसकी अधिकतम धारा 15 एम्पियर के आसपास हो सकती है, और ऐसी स्थिति में उसे 6 स्क्वायर mm की 2 कोर एल्युमिनियम केबल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमने किसी पिछली वीडियो में जाना था कि अगर अपन मेन सर्विस कनेक्शन की केबल एल्युमिनियम की लेते हैं तो उसका जो पावर यूटिलिटी के साथ जो एल्युमिनियम के तार हैं उनसे कनेक्शन भी अच्छा रहेगा और उसकी लागत भी कम रहेगी, और हमारे घर पे मीटर पे जो केबल के एल्युमिनियम के साथ जो कनेक्शंस हैं उसमें हमें कोई विशेष समस्या भी नहीं होगी। अगर उसका कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट के आसपास है तो उसका अधिकतम धारा 25 एम्पियर हो सकती है, और ऐसी स्थिति में उसे 10 स्क्वायर mm की एक 2 कोर केबल ले लेनी चाहिए। और अगर उसका लोड 7 किलोवाट या 10 किलोवाट होता है तो सिंगल फेज के सर्किट में उसका अधिकतम धारा 35 एम्पियर होने पे उसे 16 स्क्वायर mm की 2 कोर केबल लेनी चाहिए, और अगर 10 किलोवाट में उसकी अधिकतम धारा 50 एम्पियर हो रही है तो उसे 25 स्क्वायर mm की जो केबल है तार का साइज लेते हुए उससे कनेक्शन ले लेना चाहिए। एक रिकमेंडेशन है कि अगर किसी कंज्यूमर का लोड बढ़ता है तो उसे सिंगल फेज की बजाय 3 फेज पे कनेक्शन लेना चाहिए, और अगर वही 7 किलोवाट वाला कंज्यूमर सिंगल फेज की बजाय 3 फेज पे अगर लोड लेगा तो अधिकतम धारा किसी फेज में 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगी, और उसे अब 16 स्क्वायर mm की बजाय 6 स्क्वायर mm की 4 कोर केबल लेनी होगी। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इस केबल का कुल लागत, चाहे इसमें 2 की बजाय 4 कंडक्टर कोर लग रही है, फिर भी वो सिंगल फेज की केबल से कम होगी। इसी तरह से 10 किलोवाट पे अगर वो 3 फेज का लोड लेता है तो उसकी अधिकतम धारा 18 एम्पियर और उसकी केबल का साइज 10 स्क्वायर mm 4 कोर हो सकता है। इसी तरह से अगर उसका लोड 20 किलोवाट हो जाता है 3 फेज में तो धारा बढ़कर 35 एम्पियर हो जाएगी और वो 4 कोर की 16 स्क्वायर mm की केबल यूज करेगा, और 30 किलोवाट पे 25 स्क्वायर mm की 4 कोर केबल यूज करेगा, और 50 किलोवाट के लोड पे वो 35 स्क्वायर mm की 4 कोर केबल यूज कर सकता है। और अगर उसका कनेक्टेड लोड 50 किलोवाट से ज्यादा होता है तो एक रिकमेंडेशन है उसे LT 230 वोल्ट सिंगल फेज या 415 वोल्ट 3 फेज की बजाय 11 kV पे HT पे कनेक्शन दिया जाएगा। जो केबल के आकार हमने लिए हैं वो हल्की भविष्य की मांग में वृद्धि को ध्यान रखते हुए लिए गए हैं, और अगर आपके सर्विस कनेक्शन की केबल लेंथ 50 मीटर से अधिक बड़ी हो जाती है तो एक सलाह है कि आप केबल के कंडक्टर का जो आकार है वो एक साइज बढ़ा लें। जैसे अगर हमारा एक 20 किलोवाट का 3 फेज कनेक्शन है और उसमें धारा अधिकतम 35 एम्पियर के हिसाब से हमने 16 स्क्वायर mm की 4 कोर केबल तय की थी कि लेंगे, लेकिन अगर हमारी सर्विस केबल की लेंथ 70-80 मीटर है
तो हमें 16 स्क्वायर mm की बजाय ये केबल 25 स्क्वायर mm की लेनी चाहिए, ताकि केबल की लेंथ में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा ना हो और हमारे अप्लाइंसेस के एंड पे जो वोल्टेज है वो अपनी रेटेड वोल्टेज से 6% से ज़्यादा ना घटे। एक पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सर्विस केबल अगर एल्युमिनियम के लेते हैं तो उसमें तकनीकी रूप से कोई दोष नहीं है और वो लागत के रूप में सस्ती पड़ेगी। तो हम दो तरह की केबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ओवरहेड केबल है तो ये सिर्फ पीवीसी इंसुलेटेड और पीवीसी सीथेड केबल होगी, और इसको अगर ये सिंगल फेज का कनेक्शन है 230 वोल्ट का तो इसकी विभव क्लास या विभव सेने की क्लास है वो 650 वोल्ट हो सकती है, और अगर ये 3 फेज की केबल होती तो हम इसे 1100 वोल्ट विभव क्लास की केबल मानते। और इन केबलों के आकार जैसे हमने कहा भार के अनुसार तय करने हैं, लेकिन जो मानक आकार हमारे पास बाजार में उपलब्ध हैं वो हैं 6, 10, 16 या 25 स्क्वायर mm। और अगर अपन सिंगल फेज कनेक्शन लेते हैं तो हमें 2 कोर केबल लेनी है, और अगर हम 3 फेज कनेक्शन के लिए सर्विस केबल ले रहे हैं तो हमें 4 कोर केबल लेनी होगी। सभी केबल पे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशन की मार्किंग होना ज़रूरी है ताकि उसकी गुणवत्ता की पहचान हो सके। जो अंडरग्राउंड केबल है, और हमने कभी पहले चर्चा की है कि आपको ओवरहेड के बजाय अंडरग्राउंड केबल है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मेंटेनेंस और दूसरी सुविधाओं के कारण अच्छी लगेगी, भले ही उसकी प्रारंभिक लागत थोड़ी ज़्यादा हो। तो प्रीफरेबली हमें अंडरग्राउंड केबल से ही सर्विस कनेक्शन लेना चाहिए। तो ऐसी अंडरग्राउंड केबल में कंडक्टर तो एल्युमिनियम का ही है और बेसिक इंसुलेशन भी पीवीसी का है और सीथ भी पीवीसी की है। ये सीथ मेरी केबल को बाह्य नमी और कुछ यांत्रिक आघातों से बचाव करती है, लेकिन एक अतिरिक्त यांत्रिक आघात से बचाव के लिए हम इसके ऊपर स्टील की वायर की एक आर्मरिंग यूज करते हैं। और जो हमारी केबल है वो अगर सिंगल फेज की लिए है तो वो 600 वोल्ट क्लास की होनी चाहिए, और अगर 3 फेज की है तो वो 1100 वोल्ट क्लास की होनी चाहिए। और उसके स्टैंडर्ड साइज जिस प्रकार अनआर्म्ड केबल के साइज थे 6, 10, 16 या 25 स्क्वायर mm, ऊपर में ये साइज हो सकते हैं 35 mm स्क्वायर या 50 mm स्क्वायर। तो अगर सिंगल फेज कनेक्शन है तो हमें 2 कोर केबल लेनी है, और अगर 3 फेज कनेक्शन है तो हमें 4 कोर केबल लेनी है। और आर्मर्ड केबल के ऊपर भी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेशन मार्क होनी चाहिए। हमारी जो सर्विस केबल है उसका कनेक्शन एनर्जी मीटर से किया जाता है, और एनर्जी मीटर से जो आउटगोइंग है उसको एक हम मेन स्विच से कंट्रोल करते हैं। मेन स्विच के साथ हमें फ्यूज का अरेंजमेंट भी करना चाहिए, और कुछ जगह पर हम अर्थ लीकेज से बचने के लिए रेजिडुअल करंट डिवाइस या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी सीरीज में मेन स्विच के साथ इस्तेमाल करते हैं। जो मेन स्विच की जो स्थिति है वो घर में एनर्जी मीटर के बहुत पास होनी चाहिए, और ये इजी असेस में होना चाहिए, ताकि घर के अंदर किसी भी तरह की फॉल्ट हो तो मेन स्विच से हर कोई पहुंचकर और बिजली को जो आपूर्ति है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की उसे काट सके। जो रेजिडुअल करंट डिवाइस है वो मेन स्विच के बाद सीरीज में लगाया जाता है, जो हमारे सर्किट के अंदर अगर अर्थ लीकेज होती है तो ट्रिप ऑटोमेटिक करके और बचाव देता है। और उसके बाद सर्किट में एमसीज ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हमने एमसीबीज लगाई हुई होती है। अभी इस वायरिंग के बारे में और डिटेल से जानेंगे, पर पहले समझते हैं कि ये जो आइसोलेटर या मेन स्विच है उसकी आकार कैसे निर्धारित करते हैं और उसके स्पेसिफिकेशन क्या हैं। एक मेन स्विच या आइसोलेटर की धारा क्षमता का चयन अधिकतम भार धारा से अधिक लेना चाहिए और सामान्य स्थिति से 2 गुना लेना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कोई विद्युत उपयोगिता में विस्तार हो तो हमें मेन स्विच को बदलना ना पड़े। ये जो मेन स्विच हैं ये कितने परिपथों को एक साथ काटेंगे उसके आधार पे ये 2 पोल के डीपी फॉर्म में या 3 पोल के टीपी के रूप में या 4 पोल के 4 पोल के कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल हैं। जो बाजार में आइसोलेटर अवेलेबल हैं उनकी जो मानक धारा क्षमता है वो 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर और 125 एम्पियर है। अर्थात अगर किसी घर में अधिकतम भार आज की तारीख में 40 एम्पियर है तो उन्हें चाहिए कि वो 63 एम्पियर की बजाय 100 एम्पियर की आइसोलेटर का चयन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता ना पड़े। अगर हम सिंगल फेज कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो आइसोलेटर है वो 250 वोल्ट क्षमता का, और जो धारा हमने चयन किया उस धारा के हिसाब से 2 पोल वाला
इस प्रकार का आइसोलेटर होगा। और अगर हमने 415 वोल्ट पे 3 फेज कनेक्शन लिया है तो ये जो आइसोलेटर है वो या तो 3 पोल या 4 पोल होंगे और उनकी विभव क्षमता 415 वोल्ट और धारा क्षमता जो भार के अनुसार हमने चयन की है उसकी होगी। सभी आइसोलेटर हैं वो अपने टर्मिनल्स में, काफ़ी बड़े होते हैं इनके टर्मिनल, और अधिकतम 35 स्क्वायर mm की केबल के कंडक्टर को जगह दे सकते हैं। जब हम 4 पोल आइसोलेटर यूज करते हैं तो एक सलाह है कि हमें जो 3 लाइन तार हैं उन्हें तो आइसोलेटर के साथ यूज करना चाहिए और जो न्यूट्रल है उसे चाहे तो आप सीधे नीचे ले सकते हैं और इस चौथे पोल का आप उपयोग ना करें। और एक सलाह है कि 4 पोल आइसोलेटर के बजाय आप हमेशा 3 पोल आइसोलेटर ही लगाएं और न्यूट्रल को हमेशा सीधे वायरिंग में बिना किसी बीच के स्विच या फ्यूज अरेंजमेंट के डायरेक्ट कनेक्ट रखें। सभी आइसोलेटर में यहाँ रंग के द्वारा सूचना उपलब्ध होती हैं। अगर वो ऑन है और दोनों तरफ के तारों को जोड़े हुए हैं तो उनमें लाल निशान आएगा और अगर वो ऑफ हैं तो उनमें ग्रीन निशान, ग्रीन रंग की पट्टी यहाँ बाहर फ्रेम पे दिखाई देगी। घर में विद्युत आपूर्ति के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो भार के नज़दीक और घर के केंद्र भाग में होना जरूरी है। अगर हमारा मीटर और घर के केंद्रीय भाग में काफ़ी दूरी है तो हम एक मेन स्विच को और लगा के और इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को घर के अंदर किसी केंद्रीय ऐसे भाग में रखेंगे जहां सबकी पहुंच हो सकती है। और इसमें ये जो मेन स्विच है जो 1 मीटर के पास भी लगा हुआ है वो दोबारा आइसोलेटर के तौर पे लगा देंगे। और अब सारे परिपथों के लिए हम अति भार से बचने या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए पुराने ज़माने में तो फ्यूज़ लगाते थे और आजकल हम एक नई चीज़ लगाते हैं जिसे हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं। तो जो हमारी फेज या लाइन या लाइव वायर है वो तो एमसीबी से होकर हमारे सर्किट में बाहर जाएगा और जो हमारा दूसरा सप्लाई का तार है न्यूट्रल वो एक लिंक में आ जाएगा जिसे हम न्यूट्रल लिंक कहते हैं। और उस लिंक से हर सर्किट के लिए, जैसे 1 नंबर सर्किट के लिए ये एमसीबी से तो फेज तार आ गया और न्यूट्रल लिंक से ये न्यूट्रल तार आ गया और एक तार हम घर में सेंट्रल अर्थिंग करके जो हमें शॉक से बचाएगी, इसके बारे में चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, वहां से अर्थ टर्मिनल से एक तार हमारा अर्थ का आ जाएगा। और ये जो तीनों तार हैं, फेज जो एमसीबी से आया, न्यूट्रल जो न्यूट्रल लिंक से आया और अर्थ जो हमने अर्थ टर्मिनल से लिया है, वो तीनों एक समूह बना के हमारे लिए एक सर्किट बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो एमसीबी है जिसके फेज तो एक सिरे से हमने आपस में जोड़ दिए हैं और दूसरे सिरे से अलग अलग सर्किट्स के फेज, यहाँ जैसे 8 सर्किट बताए हुए हैं वो जा रहे हैं, तो इसकी क्षमता का चयन किस प्रकार करते हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। हमने जाना कि हर आउटगोइंग सर्किट में नियंत्रण और बचाव के लिए हम एक एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं जिसकी की पर्याप्त क्षमता है। ये जो एमसीबी हैं वो छोटे आकार की, बहुत सुविधाजनक और सुगराई और बहुत विश्वसनीय ऐसे सर्किट ब्रेकर हैं जो नियंत्रण और बचाव दोनों का काम करेंगे। हमारी वायरिंग और अप्लायंसेज में अति भार होने पे या लघु परिपथ होने पे आग लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, उनसे एमसीबी हमें बचाएगी। और एमसीबी में 2 तरह के ट्रिप मैकेनिज्म होते हैं। ये ओवरलोड पे जब धारा सामान्य धारा से दुगनी या 3 गुनी हो जाती है, थर्मल तरीके से बाइमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो मुड़ जाती है, और अगर शॉर्ट सर्किट हो तो तत्काल ये तो मैग्नेटिक ट्रिप करती है और हमें ये ट्रिप्स देती हैं। हमारे पास 2 तरह के एमसीबी व्यवहार में है, एक टाइप बी प्रकार की, एक टाइप सी प्रकार की, जो मोटर जैसे लोड होते हैं जिन्हें हम शुरुआत करते समय वो अति भार लेते हैं तो एमसीबी उन्हें ट्रिप ना करे इसलिए उनमें हम सी टाइप की एमसीबी यूज करते हैं। और जो घरेलू वायरिंग में लाइट और पंखे वगैरह होते हैं उनमें हम टाइप बी प्रकार की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो एमसीबी है ये फ्यूज की तुलना में बहुत सुविधाजनक है क्योंकि जब ये ट्रिप होती हैं तो ये नॉब नीचे गिर जाती है तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा सर्किट ट्रिप हुआ है और हम इसे ऊपर मैनुअली बहुत आसानी से करके और एमसीबी को रीसेट कर सकते हैं। और ये एमसीबी हैं वो ज्यादा पावर के साथ या ज्यादा करंट के साथ भी बिना स्वयं को नष्ट किए हुए और बहुत रिलायबल तरीके से प्रोटेक्शन और कंट्रोल का काम करती हैं। तो ये बहुत दिखने में भी आकार में छोटी और सुंदर हैं और काम में भी अच्छी हैं। जो एमसीबी का साइज हम छांटते हैं या चयन करते हैं वो आइसोलेटर या स्विच की जैसे बड़े आकार का नहीं करना चाहिए। जो अधिकतम भार धारा है उसके बिल्कुल नजदीक वाला जो एमसीबी की
रेटिंग का साइज आ रहा है वो हमें एमसीबी की चयन करनी चाहिए। सभी सामान्य लाइट सर्किट के लिए हमें 6 एम्पियर की एमसीबी ले लेनी चाहिए और जो पावर सर्किट्स हैं उनमें भार के अनुसार हमें 10 एम्पियर, 16 एम्पियर या 20 एम्पियर की एमसीबी का चयन कर लेना चाहिए। ये जो छोटी एमसीबी है 6 से 20 एम्पियर साइज तक की, इनके टर्मिनल्स में हम 16 स्क्वायर mm तक की केबल का कंडक्टर डाल सकते हैं। अगर आपकी परिपथ में भार अधिक है, धारा का मान अधिक है, तो आप बाजार में 32 एम्पियर, 40 एम्पियर या 50 एम्पियर की एमसीबी भी उपलब्ध है, उनका चयन कर सकते हैं। और ऐसी एमसीबी में आप 25 स्क्वायर mm तक का कंडक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। एमसीबी और आइसोलेटर एक समान तरीके के बॉक्स में, जो आकार में छोटा है और दिखने में खूबसूरत है, उसमें लगाया जा सकता है। और अक्सर इस बॉक्स को फ्लोर से 2 मीटर की ऊंचाई पे एक ऐसी जगह जहां बरसात और धूप ना आती हो वहां लगाया जा सकता है। और जगह ऐसी होनी चाहिए जो सबके अप्रोच में हो, जैसे कोई लॉबी या कॉरिडोर, वहां लगाना चाहिए ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति में कोई भी मेन स्विच बोर्ड के पास आकर और जरूरी काम जो सर्किट में करना हो वो कर सके। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट वायरिंग का मतलब है कि हम अलग अलग हिस्सों में जो फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन का, जहां इंडिविजुअल अप्लायंसेज हमारे काम करेंगे, वहां तक विद्युत आपूर्ति को ले जाएं। जब हम एक आपूर्ति को यहां जैसे हमने 8 सर्किट्स में बांटा है, ये 8 सर्किट के लाइन तार या फेस तार हैं और ये उन्हीं 8 सर्किट के न्यूट्रल कनेक्शंस हैं जो न्यूट्रल लिंक से सीधे निकलते हैं और जो फेस तार है वो एमसीबी से निकला है। तो घर में जो पूरी वायरिंग है उसको सर्किट में बांटने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अगर सर्किट के किसी एक भाग में कोई फॉल्ट है तो सिर्फ उसकी जो विद्युत आपूर्ति है वो यहाँ एमसीबी से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और घर के शेष भाग की विद्युत आपूर्ति जो यथावत चलती रहेगी और उन पर प्रॉब्लम का असर नहीं आएगा। अगर हम परिपथ की संख्या बढ़ाते हैं, एक किसी घरेलू वायरिंग में सर्किट की संख्या बढ़ाते हैं, तो थोड़ी वायरिंग की कॉस्ट और कुछ इस तरह के एमसीबी जैसे हार्डवेयर की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन इससे डिस्क्रिमिनेशन, फॉल्टी भाग छोटा हो जाता है और स्वस्थ भाग बड़ा हो जाता है। तो फॉल्ट आने पर तकलीफ कम भाग में महसूस होती है, वो लाभ होता है, लेकिन थोड़ी लागत बढ़ जाती है और वायरिंग का ये जो बोर्ड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है। तो कुछ कायदे कानून है जिसके आधार पर हम सर्किट का चयन करते हैं। जरा समझते हैं कि सर्किट का चयन किस प्रकार किया जाता है। हमारे घर में हम सर्किट्स को 2 प्रकार के सर्किट्स बोलते हैं। कुछ लाइट सर्किट्स होते हैं जिसमें सामान्य लाइटें जो एलईडी हो सकती हैं, सीएफएल हो सकती हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स या एलईडी ट्यूबलाइट्स हो सकती हैं, उसी में कॉल बेल शामिल है और वो सारे पोर्टेबल अप्लायंसेज जो हम सॉकेट आउटलेट पे यूज करते हैं या सीलिंग या टेबल फैंस हो सकते हैं, वो सब शामिल हैं। अब ऐसे किसी लाइट सर्किट में सारे अप्लायंसेज जो एक सर्किट में उनका कनेक्टेड लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए या उनमें 10 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए। एक लाइट सर्किट में सभी उपकरणों का कुल कनेक्टेड भार 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए या उन सभी की कुल संख्या 10 पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन दिनों जब हम एलईडी या कम पावर की सीएफएल लाइटें यूज कर रहे हैं तो ये जो 800 वाट की लिमिट है वो पार नहीं होती और हमारे पॉइंट्स 10 से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 10 से कुछ अधिक संख्या में पॉइंट भी एक सर्किट में रख सकते हैं। अब जो पावर सर्किट है किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, उसमें 2 16 एम्पियर के आउटलेट्स एक सर्किट में हो सकते हैं या हम 3 6 एम्पियर के आउटलेट्स रख सकते हैं। और अगर अपन अधिक शक्ति वाले 16 एम्पियर के और कम शक्ति वाले 6 एम्पियर के आउटलेट्स का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो एक 16 एम्पियर का और 2 6 एम्पियर के आउटलेट्स हो सकते हैं। लेकिन घर के किसी भी पावर सर्किट में 3000 वाट से ज्यादा की पावर नहीं होनी चाहिए सामान्यतः, और घर में ऐसे कोई उपकरण नहीं है जिनकी वोल्टेज 3000 वाट से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति आएगी भी नहीं। अब जरा समझते हैं कि घर के अंदर कमरे में अलग अलग इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की वायरिंग किस प्रकार की जाती है। हमने जाना कि जो सर्विस कनेक्शन है हमारा सर्विस केबल से वो एनर्जी मीटर से आ गया। एनर्जी मीटर से हमने मेन स्विच में ये सप्लाई ले ली और मेन सब स्विच से अलग अलग सर्किट्स में ये जब लाइट जाती है तो सबसे पहले एक एमसीबी या फ्यूज से होकर ये गुजरती है और उसके बाद जब हम घर के अंदर स्विच बॉक्स में आते हैं तो सभी स्विचेस के ये जो एक सिरे हैं, फेज सिरे, वो हम आपस में क्या करते हैं, लूप इन कर लेते हैं। और जो स्विच का दूसरा सिरा है जो फेज से निकलेगा वो एक इंडिविजुअल उपकरण के एक टर्मिनल पे दे दिया जाता है। जैसे ये एक सीएफएल को चला गया और ये जो पंखे का स्विच है वो पंखे के रेगुलेटर को सीरीज में जोड़ते हुए पंखे के एक टर्मिनल पे चला गया। इसी तरह से अगर कोई पोर्टेबल इक्विपमेंट को हमने चलाना था तो एक स्विच से जो इस सॉकेट को नियंत्रित करेगा, हमने सॉकेट के एक सिरे को ये जो फेज तार दे दिया है। अब जो न्यूट्रल तार है वो कॉमन लूप इन होता है। जो मेरी
मेरी सर्किट का न्यूट्रल है वो सॉकेट में आ जाता है, और सॉकेट से ये न्यूट्रल जो है, इंडिकेटर को भी मुझे पूरी सप्लाई देनी है तो एक इंडिकेटर को भी न्यूट्रल दे देंगे, और इसी तरह से ये न्यूट्रल है वो अब हमारे सारे पॉइंट्स से, ये जैसे पहला पॉइंट न्यूट्रल है वहीं से लूप इन होकर दूसरे में चला गया और फिर उसी से लूप इन होकर तीसरे पॉइंट में चला गया। जो अर्थ का जो हमारा कनेक्शन है वो हमें किसी भी ऐसे उपकरण को नहीं देना है जिसे हम इस्तेमाल करते हुए छूते नहीं है, और वो सारे उपकरण जिनको इस्तेमाल करते हुए छुआ जाता है वो सब इस सॉकेट आउटलेट से एक फ्लेक्सिबल कोड से पिन टॉप के साथ जुड़ेंगे, और जो उनकी बॉडी का जो कनेक्शन है वो एक पिन से यहाँ इस स्लीव में आ जाएगा, और ये स्लीव से ये जो अंदर मेरा हरा अर्थ का वायर है वो इसे अर्थ से जोड़ देगा। तो इस तरह से मेरे उपकरण की अर्थिंग भी हो जाएगी और हम सुरक्षित तरीके से हमारी वायरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी इंटरनल वायरिंग के बारे में और जानकारी कर, हमारी वायरिंग चाहे वो सर्किट वायरिंग हो या इंटरनल वायरिंग हो, उस वायरिंग में कोई भी जॉइंट बीच में नहीं होना चाहिए। सारे जॉइंट या तो स्विच बॉक्स के अंदर होंगे या किसी पॉइंट के आउटलेट में जहां सीलिंग रोज लगा हुआ है या जहां जंक्शन बॉक्स लगा है वहां होगा, और वहां भी हम तारों को एक बढ़िया कनेक्टर की मदद से जोड़ेंगे। जो हमारा न्यूट्रल का तार है उसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होगा और किसी भी तरह का फ्यूज या स्विच का अरेंजमेंट नहीं होगा। जो वायरिंग पे हम कलर इस्तेमाल करते हैं वो लाइव या फेस के तार के लिए हम लाल, पीला या नीला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रल के लिए हमें काला रंग इस्तेमाल करना चाहिए, और जो अर्थ का तार है उसके लिए या तो पीला रंग या फिर हरा रंग, कई बार ये पीला और हरा मिश्रित कलर होता है जो हम अर्थ वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी वायरिंग में दोनों तरह के चालक इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनल वायरिंग में एल्युमिनियम और कॉपर, लेकिन जैसे हमने कभी पहले कहा है कि एल्युमिनियम मैकेनिकली भी इंफीरियर है और कंडक्टर वाइज भी इंफीरियर है, तो इसका शुरुआती इस्तेमाल किसी को लगेगा इंटरनल वायरिंग के लिए सस्ता है, लेकिन मेंटेनेंस और दूसरे समस्याओं के कारण ये अच्छा नहीं है। तो एल्युमिनियम को अवॉइड करना चाहिए और कॉपर के ही कंडक्टर इंटरनल वायरिंग में यूज करने चाहिए, और वायर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए छोटे पतले बारीक मल्टी स्ट्रेंथ यूज करने चाहिए, और उनका पर्याप्त क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, और तारों में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, वो मुलायम होने चाहिए, और उनका कलर में कुछ रेडिश दिखना चाहिए, वो गोल्डन येलो जैसे कम दिखने चाहिए। जो तार हम सर्किट वायर में इस्तेमाल करते हैं लाइट सर्किट के लिए वो 1.5 स्क्वायर mm कॉपर का हो सकता है, और हम पावर सर्किट के लिए यही 2.5 स्क्वायर mm या 4 स्क्वायर mm का तार इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपर का। अगर मेरे सर्किट में लेंथ कम है पावर सर्किट में तो मैं 2.5 स्क्वायर mm का कॉपर तार प्रेफरेबली यूज करूंगा, और अगर मेरा सर्किट में लोड बहुत अधिक है जैसे वो 3000 वाट का कोई इंस्टेंट वाटर गीजर है या फिर कोई बड़ा 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, तो मैं सर्किट के लिए 4 स्क्वायर mm का कॉपर का तार यूज करूंगा। अन्यथा पावर सर्किट के लिए 2.5 स्क्वायर mm का कॉपर और लाइट सर्किट के लिए 1.5 स्क्वायर mm का कॉपर हम यूज करेंगे, और सारी इंटरनल वायरिंग के लिए हम 1 स्क्वायर mm का कॉपर तार इस्तेमाल करेंगे।